नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बक्सर में गंगा घाट में शव मिलने के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर गंगा में तैरते शव दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कहा शेखावत ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बिहार और यूपी सीएम से अपील की है। बक्सर में गंगा किनारे मिले शव पर जल्द संज्ञान की अपील की है। गंगा में तैरते शवों का मिलना दुर्भाग्यजनक है। केंद्रीय मंत्री ने जांच की बात भी कही है। तो देखिए क्या कुछ कहा। बिहार के बक्सर क्षेत्र में मां गंगा में तैरते मिले शवों की घटना दुर्भाग्यजनक है। यह निश्चित ही पड़ताल का विषय है। मां गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। यह घटना अनापेक्षित है। संबंधित राज्य इस संदर्भ में तुरंत संज्ञान ले। ये ट्वीट जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है और गंगा में शव मिलने पर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है और जांच की बात भी कही है। बक्सर के चौसा में गंगा नदी में शव मिलने और शव जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलने पर प्रशासन ने संज्ञान लिया। जिला प्रशासन ने शव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कराई और साथ ही गंगा घाट पर पुलिस की टीम तैनात कर दी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने व्यवस्था की है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पराज। उस साइड में भी गंगा जी की तरफ गया था। देख रहे हैं कि लाशें कहीं से प्रवाहित होकर आ रही हैं और चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि गंगा जी का जो घुमाव है वो उत्तरायणी गंगा हुई है। इसके कारण से यहाँ लाशों के रुकने की स्थिति बन रही है। और अभी ये भी जानकारी मिली है कि रानी घाट के पास भी कुछ लाशें 4-6 लाशें 10 लाशें हैं, अलग अलग जगहों पर भी रुकी होंगी। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बार देख लें कि कितनी लाशें हैं जिसका हम लोग नियमानुसार डिस्पोजल करा सकें। बक्सर के चौसा में जो शव मिलने का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ था, जिला प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था किए हैं और अब जो भी शव यहाँ पर लाए जाएंगे उन सब को विधिवत लकड़ी के माध्यम से उनका यहाँ अंत्येष्टि होगा। हमारे साथ यहाँ पर कारोबारी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ किस चीज़ की व्यवस्था आप किए हैं? क्या चीज? अरे लाश फूकने के लिए। हाँ, लाश फूकने के लिए व्यवस्था रखे हैं हम। क्या क्या है आपके पास? अरे लकड़ी है, अब जा रहे हैं कराइल, आज से तो शुरू किए हैं हम। हर व्यवस्था अपना लेकर के रखेंगे और बेचेंगे। हाँ, तो आपको लगता है कि अब इस तरह की व्यवस्था होने से लोग अब शव को नहीं फेंकेंगे? हाँ, अब शव को दाह संस्कार नहीं कर पाएंगे, केवल फूकेंगे अपना। मतलब जल प्रवाह नहीं, जल प्रवाह करने पर प्रशासन ने रोक लगा दिया है, नहीं होना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कारोबारी हैं, कारोबारी अपना जो लकड़ी है, जो अंत्येष्टि में जो सामान लगता है, उसकी यहाँ दुकान जिला प्रशासन के द्वारा खुलवाई गई है। और ये वही स्थल है जहाँ कल शव मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिस पर जिला प्रशासन ने साफ तौर पर जांच के बाद कहा है कि ये सभी शव बह करके यहाँ पहुँचे हैं और जो भी शव जिला प्रशासन को बरामद हुए हैं उन सब शवों का जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम कराने के बाद उनका विधिवत यहाँ जो होता है दाह संस्कार कराया है। और उसके बाद जो ये घाट है यहाँ पर व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं, लाइटिंग की व्यवस्था हुई है। लकड़ी यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा कारोबारियों को यहाँ पर रखने के लिए कहा गया है कि अब जो भी शव आएंगे सबका विधिवत लकड़ी से जलाया जाएगा, उनका अंत्येष्टि होगा। पुष्पराज, न्यूज 18, बक्सर। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है और जरूरत के सामान की खरीदारी के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट मिली है। लेकिन जमुई के बाजारों में जो स्थिति दिखी वो हैरान करने लायक है। यहां का महाराजगंज से महिसौरी जाने वाली सड़क के बीच बाजारों में काफी भीड़ थी। वहीं गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुली दिखी। जिले में ना कहीं प्रशासन का कोई व्यक्ति दिखा और ना ही लोग नियम को मानते दिखे। कैमरा देखकर कुछ लोगों ने दुकानों के शटर गिरा दिए। देखते हैं हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट। कोरोना को लेकर लॉकडाउन है और जमुई बाजार की अगर बात करें तो जमुई में किस तरह की लापरवाही है वो सामने है। देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं ऐसे जो खुली हुई हैं और वहां पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो ये सामने बाजार का हालात है। ये महाराजगंज और महिसौरी जाने वाला सड़क मार्ग है जहां पर बाजार लगता है। देख सकते हैं अगर देखा जाए तो दुकान के आसपास कितने लोग खरीदार हैं। और अगर दूर अगर देखा जाए तो कैमरा देखते ही शटरें गिरनी बंद हो गई हैं। अब इस स्थिति में साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि लापरवाही किस तरह से दिख रहा है। जिला प्रशासन को चाहिए था कि दुकानें बंद करवाए,
लेकिन दुकानें बंद नहीं। और जो दुकानें खुली हुई हैं वहाँ पर देखिए किस तरह से हालात है, ना आपस की दूरी का मेंटेन किया जा रहा है और कई लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुबह में जो 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की जो छूट है उसका कितना नुकसान हो रहा है। भीड़ जो आ रही है बाज़ार में और कई दुकान ऐसे हैं जिन्होंने नहीं खुलनी चाहिए वो खुल रही है। अगर इस तरफ हम दिखाना चाहेंगे, मार्केट है और मार्केट में देखिए कि किस तरह से अगर कैमरा देने के साथ ही शटर गिरना बंद हुआ और लोग इधर उधर हो गए। अगर दूसरे तरफ अगर सड़क को दिखाया जाए तो ये महाराजगंज से मैसौड़ी जाने वाली सड़क मार्ग है और देख सकते हैं ये आसपास की जो भीड़ है ये खरीदारों की भीड़ है, लोग खरीदने हैं। कैमरा को देखकर दुकानदार अपनी शटर को गिरा दिए हैं। पर भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 7 से 11 ओपन करने के लिए कुछ टाइम दिया है, अब 7 से 11 ओपन करवाते हैं और दिन भर बंद रखते हैं, फिर तो उतना ही गैदरिंग होता है 7 से 11, तो फिर दिन भर बंद कराने से क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है। ये 7 से 11 जब चालू हुई है तो फिर क्या मतलब बन रहा है इसका? भीड़ देख रहे हैं क्या सिचुएशन है, ये दिखाई दे रहा है कितना भीड़, बहुत बुरा हाल है यहाँ का, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। कुछ इमरजेंसी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम लोग आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को डॉक्टर के पास जाना है। कितनी भीड़ है दिखाई दे जी हाँ, ये तो आवाम लोग का प्रॉब्लम है, भीड़ नहीं करना चाहिए इस पेंडेमिक में, लेकिन फिर भी जो है आदमी कुछ अपना ज़रूरत के हिसाब से मतलब आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लॉकडाउन में ये अगर हालात रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लापरवाही भारी पड़ेगी और लोगों को मुश्किलें बढ़ेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पूर्णिया के सरसी बाजार स्थित सब्जी हाट में दुकानदारों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस की टीम बैरंग वापस लौट गई। पुलिस टीम पर यह हमले की घटना सोमवार शाम 4 बजे की है। पुलिस हाट में दुकान लगने की सूचना के बाद बंद कराने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी। यहां दुकानदारों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बेतिया के सोवा बाबू चौक स्थित नीलकमल मार्केट में पुलिस ने एक दुकान को सील कर दिया। दुकानदार शटर गिराकर सामान बेच रहा था। पुलिस के पहुंचते ही ग्राहक वहां से भाग गए। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। बिहार में कोरोना का संक्रमण भले ही घट रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं दिख रही है। हम कुछ तस्वीर आपको भागलपुर के दिखा रहे हैं, जहां लोहिया पुलिस स्थित सब्जी मंडी की तस्वीर यह है, जहां सब्जी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सब्जी मंडी में कोई भी शख्स सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही मार्केट पहुंचे थे। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि यही स्थिति रही तो संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो सकती है। रोहतास के कोचस में भी लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोचस का बाजार आम दिनों की तरह लॉकडाउन में खुला रहा और लोग खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि यहां कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा। आपको बता दें कि यह हाल तब है जबकि अप्रैल महीने में कोरोना से रोहतास में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। भागलपुर के निजी अस्पताल में पति का इलाज कराने पहुंची महिला से छेड़खानी मामले में आईएमए ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। साथ ही प्रशासन से मांग की कि जांच के बाद दोषी स्टाफ पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। भागलपुर के आईएमए अध्यक्ष ने डॉक्टर से अपील की है कि ऐसे स्टाफ अपने यहां ड्यूटी पर ना रखे। हमें भी लग रहा है कि महिला ने जो आरोप लगाया है वो पीड़ित है और आरोप शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। अगर जो भी दोषी हैं प्रशासन गहन जांच करे और तब जो दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से आपदा की इस घड़ी को अवसर में बदलने की कोशिश करते हुए शहर के 2 प्रमुख व्यापारी सहित 5 लोग मिलकर 226 ऑक्सीजन सिलेंडर कटिहार लाए थे। जिला प्रशासन ने इन सिलेंडरों को जब्त करते हुए 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। लेकिन अब इस सिलेंडर से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आई है। दरअसल जो सिलेंडर लाए गए हैं वो खाली हैं।
अब इससे कालाबाजारी करने वाले लोगों पर आगे कानूनन क्या कार्रवाई होगी, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल नगर थाना के माल खाने में जब्त इन सिलेंडरों की जांच करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 226 सिलेंडर खाली होने की पुष्टि कर दी है। पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से कालाबाजारी के मकसद से जो सिलेंडर ऑक्सीजन का लाया गया था वो फिलहाल जब्त हो चुका है और नगर थाना के इस रूम में इस तरह से रखा है। लेकिन इसमें अब एक अपडेट जो जानकारी है ये आ रहा है कि सिलेंडर जो है वो खाली है, लेकिन इसका क्या इस्तेमाल हो सकता था और क्या होना चाहिए, आइए हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। सर क्या पता चला? ये खाली सिलेंडर है, इसमें गैस नहीं है। अब क्योंकि इसका क्लेमेंट जब मिला नहीं है, पर्पस क्या था, इंटेंट क्या था ट्रांसपोर्टेशन का, ये कभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। लेकिन ये तय है कि इस महामारी पीरियड में इतने सिलेंडर को इतने मात्रा में लाना कुछ न कुछ तो संदेह दिखता है। वजन आमतौर पर कितना होना चाहिए था और कितना है? वजन लगभग इसका 12 केजी होना चाहिए था। इसमें 10 किलो कुछ का एक सिलेंडर है कुछ, और एक किलो 400 किलोग्राम इसमें आता है आपको गैस, ये इसका कैपेसिटी है। तो 12 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी जब नाप किए वो 10 किलो कुछ हुआ है, तो इसका कहने के बाद एम्प्टी है। हम लोग मीटर से भी लगा के देख लिए, गैस नहीं है उसमें। परिचय दिए। सुभाष चंद्रा, सहायक औषधि नियंत्रक कटिहार। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी जानकारी दे रहे हैं कि ये जो सिलेंडर ये खाली है। हालांकि कालाबाजारी के मकसद से जो लाया गया था उस बिंदु पर अभी तक प्रशासनिक जांच हो रहा है और आगे इस जांच में जो भी आएगा वो भी अपडेट करते रहेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर एक और अच्छी खबर है। पटना के बिहटा से खबर आई है, जहां 7 सालों से बंद पड़े गंगोत्री ऑक्सीजन गैस प्लांट को दोबारा चालू किया जा रहा है। कोर्ट का आदेश, बिहार सरकार का सहयोग और बैंक की मदद से इसकी शुरुआत की गई है। प्लांट को चालू करने के लिए इंजीनियरों की टीम जो है वो दिन रात यहां मेहनत भी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट से 1 सप्ताह के अंदर उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहां से हर रोज करीब 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकेगा। प्लांट से प्रति सिलेंडर कीमत 300 से 400 रुपए तय करने की खबर भी है। इस प्लांट के चालू हो जाने से पटना और आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी। ये ऑक्सीजन प्लांट है, बंद प्लांट था, इसको शीघ्र ही चालू कर रहे हैं। आदमी लोग जो मर रहे हैं उसको जीवित करने के लिए हम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। प्लांट बंद था और अभी बिहार सरकार, बैंक और बाकी सभी की मदद से मानवता को देखते हुए मैं इस प्लांट को शीघ्र चालू करने जा रहा हूँ। कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, बैंक का सहयोग मिला, बिहार सरकार का सहयोग मिला है। अब ये प्लांट 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रोडक्शन चालू कर देगा। कितना सिलेंडर निकालेंगे? ये रोज 500 सिलेंडर, यहाँ पे बड़े वाले 500 सिलेंडर का उत्पादन होगा। लगभग 35 टन का उत्पादन रोज होगा यहाँ पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। सहरसा के सदर अस्पताल परिसर में एक मरीज का डॉक्टर नहीं बल्कि तांत्रिक से इलाज की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। एक शख्स को सांप ने काट लिया था, उसे इलाज के लिए यहां लाया गया, लेकिन डॉक्टर के बजाय महिला तांत्रिक उसे अपने तरीके से ठीक करती रही। महिषी प्रखंड के मैना गांव से तांत्रिक को बुलाया गया था। परिजनों के मुताबिक जब दवा से युवक की हालत में सुधार नहीं दिखा तो तांत्रिक का सहारा लिया गया। सांप काट करके हॉस्पिटल लाकर नहीं जाने रही, हॉस्पिटल लाकर तब गेलिए मुँह से पानी आ गई। तो सांप काट लगे सदर अस्पताल झाड़ फूक करबे रे? झाड़ फूक की करिए, मेरे बच्चे इलाज कर दवा से ठीक नहीं हुआ तो इसको मैंने झाड़ा थी, ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था इसको? सांप काट लिया। सांप काटा था? तो कहाँ से आप भर्ती नहीं हो? हम मैना महापुरा के हैं। अब आपको लॉकडाउन के उल्लंघन की तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें जो हैं दरभंगा के खिरमा बाजार की, जहां लोग बिना मास्क पहने बाजार पे पहुंच गए हैं। आप खुद देखिए कि सैकड़ों लोग बाजार में मौजूद हैं जो ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे और ना ही मास्क पहने हुए हैं।
मुजफ्फरपुर के पिलखी में करोड़ों की लागत से सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया गया था, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से आज तक इसमें इलाज की सुविधा शुरू नहीं हो पाई। इस अस्पताल में 30 इंडोर बेड के अलावा आउटडोर इलाज की व्यवस्था है, लेकिन भवन निर्माण के बाद भी इनमें डॉक्टर और स्टाफ नर्स की नियुक्ति नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं अधिकारी कहते हैं कि कागजी प्रक्रिया जारी है। ये जो पिलखी में जो अस्पताल है, बहुत ही बहुमूल्य ज़मीन लोगों ने दान देके और सरकार ने वहाँ भवन बनवाया, लेकिन बहुत ही दुख एवं खेद का बात है कि भवन तो सरकार बनवा दी, लेकिन आज तक वो अस्पताल का रूप नहीं ले पाई। अभी जो कोरोना का काल है, इसमें अगर उस भवन में कोविड केयर सेंटर के रूप में संसाधन उपलब्ध करा के कोविड केयर अस्पताल शुरू कर दिया जाए तो 2 विधानसभा 4 ब्लॉक के लगभग 150 पंचायत को उससे लाभ होगा। ये लगभग गायघाट, सकरा और बोछार 3 विधानसभा का सेंटर है, जिसमें लगभग 148 पंचायत इससे जुड़ता है और बगल में समस्तीपुर का पूसा पड़ता है, तो पूसा प्रखंड के लोग भी इसी रास्ते से आते हैं, तो एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब चल रहा है, नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ इसमें प्रोग्रेस हो रहा है और कुछ हम लोग के पास HR वगैरह की कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है विभिन्न संस्थानों में, तो उनको जहाँ होते होते सब लोग कर लेंगे। आरा से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरा में CSP संचालक से 6 लाख की लूट हुई है। गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट की है। बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। CSP संचालक आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे संदेश थाना के फुलाड़ी गांव के पास की घटना है। देखिए आरा से बड़ी खबर, जहां एक CSP संचालक से 6 लाख की लूट हुई है। गोली मारकर 6 लाख रुपए लूट कर बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? फिलहाल पुलिस जो है संदेश थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है, क्योंकि वो जो सड़क है वो स्टेट हाईवे है जो कि सकट्टी से नासरीगंज की ओर जाता है, वहीं पे ये घटना हुई है और फिलहाल जो सड़क है वो सुनसान चल रहा है, सड़क पे गाड़ियां नहीं चल रही है। तो मौका जो वारदात की जगह है वहाँ पे आसपास भी पता करने में पुलिस लगी है कि जो लूट हुई है उसमें कौन से अपराधी शामिल थे, किस तरफ वो भागे। और जो फिलहाल जो जख्मी CSP संचालक है उसकी हालत जो है वो खतरे में ही बनी हुई है और उसे इलाज के लिए पटना PMCH भेजा गया है। लेकिन मौके पर जो है वो पुलिस जो है वो जांच में जुटी है। 6 लाख की लूट हुई है। अपराधी कौन है इसको चिन्हित करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दिन दहाड़े वारदात हुई है, इसलिए पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और चूंकि लॉकडाउन का समय है इसलिए आसपास लोग भी ज्यादा मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस के लिए थोड़ा कठिन साबित हो रहा है जांच करना। तो देखिए मौके का फायदा उठाया अपराधियों ने। और आरा से खबर, जहां CSP संचालक से 6 लाख की लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। गोली भी मारी गई है CSP संचालक को और CSP संचालक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पास स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोपी को जमकर पीटा है। आरोपी को पकड़ने के बाद लोगों ने उसे खंबे से बांधा। उसके बाद जो रास्ते से गुजर रहा था वो इस पर हाथ साफ करता गया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन कर रही है। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें गांधी मैदान थाने में रखा है। आज सुबह से ही पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार सुबह किया गया था। उन पर लॉकडाउन नियम के उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। आपको बता दें कि पप्पू यादव बिना अनुमति कई अस्पतालों में गए थे, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव का कहना है कि मैंने कौन सा कानून का उल्लंघन किया है ये मुझे पता नहीं है। तो पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद उनके समर्थक जो हैं वो गांधी मैदान थाना पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि पप्पू यादव के साथ गलत हो रहा है। देखिए, जो पुलिस वजह बता रही है सीधा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन में आप किसी को डिटेन यदि करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, तो कोविड एक्ट में उसे आप मिनिमम फाइन के तहत आप उसको सजा का जो प्रावधान है आप उसको फिर भेज दे सकते हैं कि आप घर जाइए, वापस कर सकते हैं और फाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 8 थानों को भेज करके घर से
यदि आपके पीएमसीएच में पप्पू यादव जी सेवा करने गए, किसी को मदद करने गए, किसी गरीब को देखने गए, तो आपके वहां पर पूरे प्रशासन क्या कर रही थी? क्यों नहीं आप वहीं डिटेन किए? पप्पू यादव जी तो कानून को मानने वाले लोगों में से हैं। कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए रोजगार बड़ा संकट बनकर उभरा, लेकिन अब उन्हें घर पर ही काम मिल रहा है। राजगीर के कटारी गांव के पास मनरेगा से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जिससे उनमें खुशी देखी गई। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि मनरेगा से पईन खुदाई और भराई का काम शुरू हुआ है, जो उनके लिए वरदान है। मजदूरों से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं राजगीर प्रखंड के गरौर पंचायत के कटारी गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के दूसरी लहर के बीच यहां मनरेगा मजदूर अपनी काम कर रहे हैं। और यहां पर जो बाहर में रहते थे वो अब वापस पुनः अपने गांव पहुंचकर मनरेगा से यहां अलंग की खुदाई के साथ साथ पैन खुदाई और अलंग के बाहर यहाँ पर जानते हैं कुछ मजदूरों से कहाँ रहते थे। ये बताइए आप कहाँ रहते थे? पानीपत में रहते थे। वहाँ लॉकडाउन के कारण मैं अपना गांव में आ गया। अपना गांव में मनरेगा से काम कर रहा हूँ और अपना परिवार को जीवन पालन कर रहा हूँ। जानते हैं, ये बताइए कि यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं आप लोग? मिट्टी खुदाई कर रहे हैं। हाँ। और क्या क्या कर रहे हैं? मिट्टी खुदाई कर रहे हैं। अब क्या तो क्या लग रहा है कि सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए बात कही थी कि मनरेगा से रोजगार देंगे, तो रोजगार मिल रहा है आप लोग को? हाँ, मिल रहा है। हाँ। ये बताओ बाबू कि क्या कर रहे हो यहाँ? पैन खुदाई कर रहे हैं। हाँ। और अलंग की भराई कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हो अभी? मनरेगा में, गुरर घासी भी हम कटारी। प्रतिदिन काम कर रहे हो जी। तो क्या अच्छे से रोजगार मिला? मनरेगा से मिल रहा है कि ऐसा ही मिल रहा है? एक तो सरकार प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात कही थी, वो धरातल पर उतर रहा है। एकदम पूरा उतर रहा है। खास करके राजगीर प्रखंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। मतलब सभी मजदूर को लगभग? जी हाँ, जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिनका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है, उनका जॉब कार्ड तुरंत बना दिया जा रहा है और उन्हें कार्य दिया जा रहा है। तो जैसा इन मनरेगा पदाधिकारी का कहना है कि लोगों को जो जॉब कार्ड नहीं बना उनको भी बना के रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना संकट है, इस बीच रोजगार मिलना सबसे बड़ी बात है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। कोरोना के टीकाकरण के लिए बाढ़ में उत्साह ऐसा दिख रहा है जैसे 18+ जो है, यानी 18 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है, वो सुबह से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आने से परेशान हैं। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल से कोरोना का वैक्सीन देने का काम अस्पताल से हटाकर बैली स्कूल में कर दिया गया है। इस सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के बेली स्कूल में, जहां ऐसा लग रहा है कि लोगों में उत्साह नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भारी भीड़ लगी है और लोग इंजेक्शन अपना ले रहे हैं और कोरोना को मात देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ लोग हमसे पूछते हैं कैसा उनको फील हो रहा है। पहली बार 18+ को भी शुरू किया गया है, तो वो कैसा उनको महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है। अनुग्रह सिंह मतलब हॉस्पिटल से भय मुक्त हैं। यहाँ पर काफ़ी जोश दिख रहा है युवा में। हम भी आए थे, लेकिन मेरा रजिस्टर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण मुझे घर जाना पड़ रहा है। जो सिर्फ यहाँ संख्या 100 ही लोग को देने के लिए है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। दिखाते हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि लोग इंजेक्शन लेने के लिए काफ़ी आतुर हैं और अपने अपना नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अस्पताल के कर्मी भी मौजूद हैं जो बैठे हुए, उनसे पूछते हैं क्या तैयारी है, कैसा तैयारी है। कुछ शुरुआत में कुछ दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा नंबरिंग जो है हमारा आ गया है, लेकिन यहाँ नहीं, जो नंबरिंग आया है वो हम लोग मिला करके उसके बाद देंगे। जो वहाँ से पटना से जो आया है उसके बाद मिला लेंगे उससे, उसके बाद देंगे। और जिसका मोबाइल पे मैसेज आ गया कि हाँ आपको देना है, तो उसमें जो ओके अच्छी रहेगा तो हो जाएगा। तो ये टेक्नीशियन थे शिव कुमार जी, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को भी नहीं छोड़ना है जिनका नंबर लिस्ट में आ रहा है, उसी हिसाब से सभी को इंजेक्शन देना है। अनिरुद्ध। और आगे देखिए जोहार झारखंड।